देश भर में दिवाली की धूम है। इस मौके पर बांटे जाने वाले गिफ्ट्स और गोल्ड यानी सोने की भी खूब चर्चा रहती है। आज के खर्चा पानी में हम इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात करेंगे, जानेंगे कि जो गिफ्ट आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को दे रहे हैं या आप अपनी कंपनी से ले रहे हैं उस पर टैक्स कितना लगता है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इस धनतेरस पर सोने में निवेश करना कितना शुभ रहेगा और पिछले कुछ सालों के दौरान सोने में निवेश करने वालों को कितना रिटर्न मिला है। साथ ही जानेंगे कि क्या इस साल धनतेरस के मौके पर किया जाने वाला निवेश भी आपको मालामाल करेगा या नहीं। दिवाली के मौके पर कई लोग अपने करीबियों और रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट लेते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सभी तरह के उपहार टैक्स फ्री नहीं होते हैं। इसलिए दिवाली पर गिफ्ट लेते समय इनकम टैक्स के नियमों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। आयकर कानून के मुताबिक परिवार के करीबी मसलन पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ससुराल से मिला गिफ्ट, दादा दादी, पोते पोतियों के अलावा चाचा चाची के रिश्तेदार से मिला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। अगर आप अपने किसी दोस्त से 50,000 रुपये से ज़्यादा के गिफ्ट लेते हैं तो उस गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा अगर आप नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि के रूप में कोई गिफ्ट प्राप्त करते हैं और एक साल के दौरान इसका कुल मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो यह टैक्स फ्री होगा। हालांकि यदि यह 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरी राशि पर टैक्स लगेगा। अगर दो दोस्तों में एक से 30,000 रुपये का और दूसरे से 25,000 रुपये का गिफ्ट मिलता है और उस वर्ष में कोई और गिफ्ट आपको नहीं मिला है तो उस फाइनेंशियल ईयर में 55,000 रुपये के कुल गिफ्ट्स आपने हासिल किए जो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो पूरे 55,000 रुपये के गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा। इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। दिवाली पे तरह तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, फ्रेंड्स से भी मिलते हैं। तो गिफ्ट्स काफी मिलते हैं, कई बार कैश मिलता है, कई बार काइंड मिलता है। तो दोनों ही केसेस में आपको इस पे टैक्स देना है। अगर आपको अपने रिलेटिव्स एज पर जो सेक्शन 56(2) जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, उसमें बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और काफी सारे उस लिस्ट में लोग आते हैं। अगर उनसे मिल रहा है तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिल रहा है, नॉन रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिल रहा है, तो 50,000 तक अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं बनता उसके ऊपर। लेकिन अगर 50,000 के ये ऊपर जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट आपका जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो गिफ्ट लेने पे कहीं मनाही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने तक गिफ्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा गिफ्ट नहीं ले सकते। गिफ्ट आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखा के उस पर टैक्स देना। कई कंपनियां त्योहारी सीजन में अपने कर्मचारियों को बोनस के अलावा तोहफे भी देती हैं। किसी कर्मचारी को अपनी कंपनी या अपने एम्प्लॉयर से मिला गिफ्ट तब तक टैक्स फ्री है जब तक उस गिफ्ट की कुल कीमत 5,000 रुपए की सीमा के अंदर है। इससे ज्यादा होने पर उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपको चल संपत्ति कही जाने वाली कीमती चीजें गिफ्ट में मिलती हैं और इनकी कीमत फाइनेंशियल ईयर के दौरान 50,000 रुपए से अधिक नहीं है तो ये टैक्स फ्री होगा। यदि इस राशि से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा। आयकर कानून के हिसाब से चल संपत्ति में शेयर, ज्वेलरी, आभूषण, पेंटिंग्स, मूर्तियां और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे बिटकॉइन वगैरह आते हैं। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाने के लिए गिफ्ट के रूप में मिला लेन देन छुपाते हैं और स्क्रूटनी में पकड़े जाते हैं तो आयकर कानून के तहत आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बारे में भी एक्सपर्ट से हमने उनका नजरिया जाना, आइए उन्हें सुनते हैं। सपोज कीजिए दिवाली पे आपको 1,00,000 रुपए तक के गिफ्ट्स मिल गए, आपने उसको रिटर्न में नहीं दिखाया, तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया और आपका केस जो है वो स्क्रूटनी में लग गया। तो एक बार जब आपका केस स्क्रूटनी में लग गया और डिपार्टमेंट को पता लगा कि आपको ऐसे वैल्यूएबल गिफ्ट्स हर साल मिलते रहे और आपने इसको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया, तो ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम मानी जाएगी, जिसके ऊपर आपको पहले तो टैक्स देना होगा जिसकी आपने चोरी की है। फिर जितने समय तक आपने उसको अपने पास रखा उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा और उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी देनी होगी कंसीलमेंट की। तो आपका जितना आपको गिफ्ट मिला नहीं उससे ज्यादा शायद आपकी जेब से चला जाएगा। धनतेरस और दिवाली के मौके पर गोल्ड यानी सोने की खूब चर्चा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस त्योहारी सीजन पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। आंकड़े बताते हैं कि धनतेरस पर सोने में किया गया निवेश काफी शुभ साबित हुआ है। इसकी वजह यह है कि सोने ने पिछले 20 सालों में निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत में इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने बताया कि सोने ने लंबी अवधि में निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है। 1990 से अब तक सोना
13 गुना और 2000 से अब तक सोने का भाव 10 गुना बढ़ा है। अगर सिर्फ धनतेरस की बात की जाए तो अगर आपने 5 साल पहले धनतेरस के मौके पर सोने में निवेश किया होता तो इस धनतेरस के आसपास आपका कुल रिटर्न 70% के आसपास होता। उनका कहना है कि सोने ने औसतन 11% से ज्यादा सालाना रिटर्न दिया है। इस बारे में हमने ऑनलाइन गोल्ड खरीदारी की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनी ऑगमोंट की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिशा चेनानी से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। गोल्ड के रिटर्न्स देखेंगे, अगर आप धनतेरस टू धनतेरस देखिए या फिर आप ईयरली रिटर्न्स देखिए यहाँ पे, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर रिटर्न्स देखिए, जैसे भी आप गोल्ड के रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज 20 साल, 25 साल, 30 साल का कोई भी आप नंबर लीजिए, एवरेज जो है गोल्ड ने इंडियन टर्म्स में 11.5% का CAGR रिटर्न्स दिया है। मतलब हर साल आपको एवरेज 11-11.5% मिलता ही है गोल्ड में। जी अभी अगर आप देखेंगे गोल्ड की प्राइसेस स्पॉट में अराउंड 50,000 के आसपास है, उसमें आप GST एंड बाकी टैक्सेस जोड़ें तो 52,000 में आपको स्पॉट में गोल्ड का कॉइन या बार जो भी आप ज्वेलरी खरीदते हैं 24 कैरेट का जो रेट है अभी 52,000 के आसपास है स्पॉट मार्केट में। मुझे लगता है यहाँ से हम एटलीस्ट, जिस तरह से मैंने बताया कि स्टेगफ्लेशन का सिनारियो रहेगा, तो एटलीस्ट 12 to 15% जितना मुझे लग रहा है यहाँ से हम बढ़त देख सकते हैं। मतलब ये नंबर होगा 56,000 57,000 तक के नंबर्स हम देख सकते हैं बाय नेक्स्ट दिवाली। अगर रिसेशन आता है तो 60,000 से ऊपर भी गोल्ड की प्राइसेस जा सकती है। ये तो हो गई सोने से रिटर्न की बात, लेकिन सोने में निवेश करने के लिए क्या क्या विकल्प मौजूद है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक गोल्ड कॉइन, गोल्ड ETF, सरकारी गोल्ड बॉन्ड के अलावा सोने में निवेश के और भी कई ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध हैं। इस बारे में भी एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं, सुनिए उन्हें। अगर इंडिया में गोल्ड खरीदना है तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, आप सब जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड में आप कॉइन्स या बार्स खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंड ऑप्शन है ज्वेलरी खरीद सकते हैं इसी तरह से, और है कि आप गोल्ड के फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। फिर गोल्ड के ETFs है, गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और उसके बाद जो नया सबसे बेहतरीन जो एक तरीका है डिजिटल गोल्ड का, जो मैं मानती हूँ बहुत ही अच्छा तरीका है जहां से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको अगर रात को 10 बजे 12 बजे आधी रात को भी गोल्ड खरीदना है तो डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप खरीद सकते हैं। उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ 1 रुपी है एंड 24/7 आप कभी भी उसमें डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। सो सबसे बेहतरीन तरीका जो मिलेनियल्स इस बार या अर्बन इन्वेस्टर्स जो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं वो है डिजिटल गोल्ड के थ्रू। एंड आगे चल के अगर आपको रिडीम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं थ्रू कैश, कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी के फॉर्म में। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को गोल्ड खरीदना है तो डिजिटल गोल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। ये था आज का खर्चा पानी। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप एंड हैप्पी दिवाली।